अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। IMF की डील्स की बात होती है, डॉलर सस्ता होने की बात होती है, स्टॉक एक्सचेंज में पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो लास्ट वीक है उसके अंदर बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है, अरबों डॉलर्स के अंदर बिजनेस हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अब जब हम देखते हैं तो आवाम क्या कर रही है? आवाम आटे के लिए लाइन में लगी हुई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे। तो ये जो सारे गिमिक्स चल रहे हैं, बजट पेश कर दिया, आवाम के लिए फला फला खुशखबरी उन्होंने सुना दी, लेकिन हकीकत अगर देखी जाए तो आवाम तो अभी भी महंगाई से बहुत सख्त तंग है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ी कामयाब सफारतकारी कर रहे हैं। अभी वो जापान गए हुए थे, उसके बाद वो निजी दौरे पे USA चले गए और स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हुए हैं। ना हमारे यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, ना हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा यहाँ पे मौजूद है। तो मतलब ये निज़ाम किस तरह चल रहा है? PDM हुकूमत के दावे बहुत ज़्यादा थे। 13 जमातें मिल के इस वक्त हुकूमत चला रही हैं, लेकिन पिछले सवा साल में सिर्फ PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़ बातें करना या उनके दौर की मिसालें देना, इसके अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलता। जिस आवाम से वोट लेके अपना ये पार्लियामेंट में पहुँचते हैं और पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बैठ के सफ़र करते हैं तो नीचे उनको जो आवाम है वो रेंगते हुए कीड़ों की तरह नज़र आती है। इस तरह के बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी तैयार PJ मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया और उनके साथ ही सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मुजम्मल सोहरावर्दी भी मौजूद है। तो हम इन दोनों से बात करेंगे और पूछेंगे कि ये पाकिस्तान के मसाइल किस तरफ जा रहे हैं। PJ, मैं आपसे बात शुरू करता हूँ क्योंकि आपने दुनिया में जो है तमाम इवेंट्स कवर किए हुए हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है, बड़ा क्लोजली आपने मोहतरमा के साथ काम किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और जब मुशर्रफ का दौर था आपके तमाम हुक्मरानों के साथ हमेशा एक जर्नलिस्टिक जो रिलेशंस है वो बहुत अच्छे रहे। तो ये मौजूदा हालात आपको क्या नज़र आ रहे हैं कि IMF से जब इनकी बातचीत हो जाती है, एक स्टैंड बाई मुआहदा हो जाता है, उसके बड़े शादियाने बजाए जाते हैं, डॉलर कम हो जाता है, बहुत TV के ऊपर मीडिया में इसका शोर मचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आटे की 20 किलो की बोरी जो है वो 100 रुपये महंगी हो जाती है। आज चीनी 1 किलो 15 रुपये महंगी होगी। तो आवाम को तो कुछ नहीं मिल रहा। तो ये आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप किस तरह देख रहे हैं आने वाले सिनेरियो को? ये हमारी एक नेशनल, आप इसको कहो कि नसीम, नेशनल डेकेडेंस है और पॉलिटिकल फेलियर्स है जिस पे हम बातचीत करते हैं। क्योंकि जो अच्छे पॉइंट्स हैं, वेदर PTI के ले लो, नून के ले लो, पीपल्स पार्टी के, हमने कभी उनकी अच्छे पॉइंट्स पे भी किसी की कोई बात नहीं की है, क्योंकि हमने अपना नेशनल कैरेक्टर इस तरह बना दिया है कि दूसरे को बुरा दिखाना है और मैं सबसे अच्छा हूँ। ये हमारा एक ट्रेडिशन बन गया, SOPs है। द क्वेश्चन इज, मुल्क में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब हम बुरे जो हाईलाइट कर रहे हैं इस वक्त, जो पर्टिकुलरली आपने बड़ी दो चीजों को, 4000 रुपए की तो वो आ गया, आटा आ गया आजकल। अब आप मुझे बताएं, ये आटा और चीनी और बिजली आपकी महंगी हो गई, पेट्रोल होने वाला है महंगा। अब मुझे बताएं कि आवाम को तो कोई फायदा नहीं हुआ। आप पहले 70% पे थे डेट्स के, अब आप 100% डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, तो ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आपने निकालना है। बिल्कुल अच्छी बात है कि आपको $3 बिलियन जो मिला है। आप ICU में थे, ICU से बात आ गए, तो आपको एक शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल गया है। 9 महीने का है ये पैकेज आपको जो दिया उन्होंने, लेकिन आपने रिटर्न कहाँ से करना है? दैट इज द मेजर क्वेश्चन। पैसा आपने वापस तो करना है, वरना यही बात हो जाएगी, हाँ जी उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, बट यू स्टिल हैव टू रिटर्न द मनी। आपको दूसरे मुल्कों ने भी मदद कर दी है, अच्छी बात है, दैट्स फाइन, लोन लेना गुनाह नहीं है, लेकिन उसकी जो आप कह लो यूटिलाइजेशन है, ये यूटिलाइजेशन क्या अवाम फ्रेंडली है? क्या अवाम इससे कोई बेनिफिट ले सकती है? आपने रशिया से तेल लिया, अवाम पे कोई असर पड़ा? बिल्कुल नहीं, वो तो आपने ले लिया। So the question is कि पीपल फ्रेंडली जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो हमें नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अब कोई यहाँ कोई पॉलिटिकल, वो आप कह लो कि किसी पार्टी का, वो कहेगा जी PTI ने किया, PTI बैठेगी वो कहेगी जी PMLN ने किया, वो कहेंगे जी PPP ने किया, तो खुद कोई ब्लेम लेने PJ, यहाँ पे नहीं। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की। जब अदम एतमाद आया लास्ट ईयर अप्रैल में, तो उस वक्त कहा गया कि PTI की गवर्नमेंट जो है वो मुल्क को दिवालिया के करीब ले गई है, लेकिन उस वक्त कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी या डिस्कस नहीं हो रही थी। पेट्रोल 150 का था, डॉलर 180 का था, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रही थी। लेकिन जब से ये PDM की हुकूमत आई है उस वक्त से तो एक आम इंसान का जीना हराम हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे?
دیکھیں نسیم، یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ ایک آرٹیفیشل ایک الائنس ہے. یہ ساری ایک بندے کی سینٹرک الائنس ہے. سمپل از دیٹ. یہ پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے اس کے خلاف یہ الائنس بنی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الائنس پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی کوئی پرماننٹ الائنس ہے؟ بالکل نہیں. آپ نے دانت دیکھنے شروع کر دیے ہیں. یہ دونوں کولیشن گورنمنٹ میں تھے، نواز شریف باہر آ گئے بیکاز نہیں چل سکتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اپوزیشن میں آج یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں یہ تو ایک آدمی کی وجہ سے ہوئے. اور پی ڈی ایم جو باقی ہے وہ جھونگا لینے کے لیے بیٹھی ہے. کوئی کسی کو کچھ مراد دے دو، کوئی کسی کو کچھ دے دو. یہ ساری معاملات تو مراد کے ہی. ہم مزمل سہروردی کی طرف چلتے ہیں. مزمل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں؟ یعنی کہ انہوں نے دعوے تو بڑے بلند و بانگ کرتے ہیں، چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، اور حالانکہ 13 جماعتیں موجود ہیں. یہ تو پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی مانتے نہیں. تو پھر یہ ساری جماعتیں مل کے پاکستان کو اس بحران سے کیوں نہیں نکال پا رہی؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاشی بحران ہیں یہ کسی جادو ٹونے سے تو ٹھیک ہوتے نہیں ہیں. اس کے لیے تو آپ کو پورے ملک کے اندر ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کرنا پڑتا ہے ریفارمز کے لیے، اکنامک ریفارمز کے لیے، اکنامک سرجری کے لیے. اور پاکستان کے اندر وہ نیشنل کنسنسس موجود نہیں تھا اور نہ ہے. جب تک ہمارے ہاں ایک بیسک اکنامک ایشوز پر نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا تو آپ نے کہا پی ڈی ایم کی حکومت کو دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بچا سکی، تو کیا عمران خان کے دور حکومت میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں؟ جی ڈی پی 6 پہ تھا. دودھ اور شہد کی نہریں کہنا ایک بہت ہی سطحی سی بات ہے. یہ جو ہے نا، یہ آپ کسی جلسے میں کھڑے ہو کے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ٹاک شو کا یہ نہیں ہو سکتا. کیوں جی ٹاک شو میں کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ آپ جواب دے دیں کہ پیٹرول 150 کا تھا، ڈالر 180 کا تھا، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی. یہ تو فیکٹس اینڈ فگر ہے. کوئی حکمران بھی نہیں بتا سکتا. یہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف ایسی باتیں کریں تو اچھی بات ہے، نسیم صدیقی کرے تو اچھی بات نہیں ہے. ہیلو جی جی بالکل، آپ مزمل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جادو ٹونے سے تو نہیں ہو سکتا. تو پی ڈی ایم آتی ہے اور جو اسمبلیاں توڑ دیتی ہے. دودھ اور شہد کی نہریں تو پھر جنت الفردوس میں ہوں گی. دنیا میں امریکہ میں بھی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں، لندن میں بھی، یو کے میں بھی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں، فرانس میں بھی دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں ہیں، جاپان اور ٹوکیو میں بھی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں. آپ مجھے ایک ملک بتا دیں جہاں اس وقت دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور پاکستان میں نہیں بہ رہی ہیں. دیکھیں مزمل صاحب، یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا. لندن والے دعویٰ نہیں کرتے، فرانس والے دودھ اور شہد کی نہروں کا دعویٰ نہیں کرتے. آپ نے بڑی دنیا پھری ہے جی، آپ برطانیہ رہے ہیں، برطانیہ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اس وقت. لیکن وہ دعویٰ نہیں کرتے نا. ہمارے سیاستدان تو دعویٰ کرتے ہیں، تبدیل ہو گئے. ہمارے سیاستدان یہ دعویٰ کرتے ہیں. میرا مطلب ہے 3 مہینے بعد وہاں وزیر اعظم بدل جاتا ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. امریکہ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. فرانس کی سڑکوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. لیکن شاید وہاں کے ٹاک شو ہوسٹ جو ہیں وہ اس طرح سوال نہیں کر رہے ہوں گے کہ جی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی ہیں، کیونکہ وہ تو جنت میں بہنی ہیں. ان کا زمین پر بہنے کا تو ابھی کوئی رب نے کوئی نظام بنایا نہیں ہے. مزمل صاحب میں یہی بات کر رہا تھا کہ لندن، برطانیہ، امریکہ، فرانس والے دعویٰ نہیں کرتے. یہ پی ڈی ایم والے تو دعویٰ کر رہے تھے نا کہ ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا اور ہم آ کے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. بہرحال میں پی جے میر صاحب کی طرف جاتا ہوں. پی جے صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہماری پر میں اس کا آپ کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں. جی جی دیجیے. میں دینا چاہتا ہوں اس کا جواب آپ کو کہ عمران خان صاحب نے کہا میں ساروں سے کرپشن کے پیسے نکلوا دوں گا. 4 سال میں 1 روپیہ نکلوا سکے؟ نہیں، وہ تو نہیں نکلوا سکے کیونکہ جس طرح ہماری عدالتیں آپریٹ کرتی ہیں یا استغاثہ. میرا مطلب ہے نہیں، میں نے سوال آپ سے پوچھا ایک بندے سے وہ 1 روپیہ نکلوا سکے 4 سالوں میں. وہ میں نے کہا نا، میں نے ہمیشہ سوال آپ سے کچھ بلکہ پوچھا. انہوں نے نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج دیا، مزمل صاحب ملک ریاض کے پیسے اس کو واپس کر دیے. مزمل صاحب سوال چنا جواب گندم. آدمی کو شیلٹر دیا. مزمل صاحب سوال چنا جواب گندم. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ پی ڈی ایم نے آ کے 1.25 سال میں حکومت کے ساتھ کیا، عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. وہ جب یہ کہہ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت وہ کو آئیڈیل سٹیٹ بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور جب پرفارم کر رہی ہوتی ہیں تو آئیڈیل سٹیٹ نہیں ہوتی ہے.
चले ठीक है पीजे साहब ये बताइएगा कि कहा जाता है चना नहीं है, जब इमरान खान की बात आ जाए तो आपको वैसे ही गंदम चना याद आ जाता है। नहीं वो तो नाम के लेना के लिए भी आपको नहीं नाम लेना चाहिए। बहरहाल पीजे साहब ये बताइएगा कि बड़ी बिलावल भुट्टो जरदारी की कहा जा रहा है कि कामयाब सफारतकारी है, लेकिन हम देखते हैं कि कुआलालंपुर में हमारे सैकड़ों तादाद में जो नौजवान है जो वीज़े पे गए हैं वो वहाँ पे स्टैंडर्ड है, उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि यूनान में जिस तरह किश्ती डूबी तो नौजवान तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो ये कौन सी कामयाब सफारतकारी है कि स्विट्जरलैंड के वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं और बिलावल साहब इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि ये वो लोग जा रहे हैं जिनका न पैर गरीब लोग हैं और किश्तियों पे जा रहे हैं। पहली जर्नी तो उनकी लीगल होती है दुबई तक या आप किसी मुल्क में ले लें, उसके बाद इलीगल इनकी जर्नी शुरू होती है। अब पाकिस्तान में लोग पासपोर्ट्स ले रहे हैं दूसरे, आपको $100,000 का आपको डोमिनिकन रिपब्लिक का मिल जाएगा, वेस्ट इंडीज के पासपोर्ट मिल जाएंगे, आपको बॉस्नियन पासपोर्ट मिल जाएगा, आपको बड़े पासपोर्ट्स मिल जाएंगे, माल्टा का मिल जाएगा, पोर्चुगल का मिल जाएगा $100,000 के ऊपर। द क्वेश्चन इज ये ले रहे हैं लोग, खुद के ले रहे हैं लोग, ये बाईपास कर रहे हैं, जो स्ट्रिक्टेंट मेजर्स बाकियों ने लगाए उसको बाईपास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक अनसर्टेनिटी आ गई है, और ये जो अनसर्टेनिटी है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। बिजनेस देखें आप, कितने आपके बिजनेस यहाँ बंद हो गए। आप बड़े बड़ी कंपनीज आप देखो यहाँ बंद होके उन्होंने आपके स्पेयर पार्ट्स को नहीं बना रहे, आपके जो कार मैन्युफैक्चरर्स है वो भाग रहे हैं यहाँ से। क्यों भाग? दैट इज द क्वेश्चन। आप इस गवर्नमेंट को ब्लेम ना करें, पिछलों का ना करें, आप मुझे ये बताएं ये जा क्यों रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं बिकॉज यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। यहाँ आप इंग्लैंड में रहें, क्या आप हर रेफरेंस प्राइम मिनिस्टर का देंगे? आप क्या हर रेफरेंस सेक्रेटरी का देंगे? आप जाएंगे एक विंडो के ऊपर अपना जाके काम करा लेंगे, लाइसेंस लेना है लाइसेंस ले लेंगे, कुछ करना है कुछ करना है। यहाँ जब तक आपके पास 4 सिफारिशें, 3 चिट्ठे, 2 टेलीफोन कॉल्स और एक बंदा साथ ना जाए, आपका तो काम नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू रियली थिंक फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा? मैं हजारों को जानता हूँ क्योंकि दे डोंट वांट टू कम टू पाकिस्तान। व्हाई? यही वजह है जो मैंने बयान, दे हैव ऑल द मनी। ये कहाँ जा रहे हैं? स्पेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? हम बातें बड़ी करते हैं, हर गवर्नमेंट बातें बड़ी, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब लोग इधर आते हैं इनको कोई फैसिलिटेशन नहीं मिलती, ये डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इनके वैसे यहाँ जो आते हैं लोग वो अपनी प्रॉपर्टियां छुड़वाने के लिए आते हैं। आपको नसीम पता है कि लोग किधर आके इस्लामाबाद में, मीरपुर में, जेलम में, खारिया में, गुजरात में, इधर उधर जाके मंडी बहादीन में इनकी प्रॉपर्टियां लोगों ने पकड़ी हुई। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है। हमने इसको डायग्नोज करना है कि ये कैसे बनाए। पीजे आपने बड़ा अच्छा डायग्नोसिस किया। यही सवाल मुजम्मल सरवर्दी से करते हैं, उनकी भी बड़ी गहरी नज़र है सहाफ़त में भी और बड़ा तजुर्बा भी है माशाल्लाह। मुझे बताइएगा मुजम्मल सरवर्दी साहब कि ये नौजवान नस्ल जो है ये पाकिस्तान जाने पे मतलब मुल्क से प्यार भी करते हैं लेकिन पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या पॉलिसीज़ हुकूमत की इस तरह की है जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है वो एक नफरत सी नज़र आती है और वो अपने मुल्क को छोड़ के बैरून मुल्क चले जाते हैं, चाहे उनकी बीच में जान भी चली जाए? देखिए, पाकिस्तान से 2 तरह का ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट हो रहा है। एक ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट हो रहा है जो यूनान की किश्ती की आप बात करेंगे, जो अनस्किल्ड लेबर है, जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, जिनको वीज़े लीगली नहीं मिलते हैं और वो इलीगली जाने की कोशिश करते हैं। और एक की बात है कि जो हमारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जा रहे हैं वो हमारी स्किल्ड लेबर है जिनकी वेस्ट में और हर जगह डिमांड है और वो जा रहे हैं। तो ये 2 तरह के लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से जो इकोनॉमिक माइग्रेशन है ये तो सन 50 से शुरू है। आपको क्या सन 50 में लोग बरतानिया में नहीं गए जाकर पाकिस्तान बनने के फौरन बाद? 60 में, 70 में, 80 में, 90 में हर वक्त पाकिस्तान से इकोनॉमिक माइग्रेशन रही है। और जिन्हें आप आज ओवरसीज डायस्पोरा कहते हैं और आप कहते हैं कि जी वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो हमारी बड़ी स्ट्रेंथ हैं और वो गए। अब नसीम सिद्दीकी भी खुद को ओवरसीज पाकिस्तानी गए हैं। नसीम सिद्दीकी भी तो कभी पाकिस्तान से गए थे ना किसी तरह। तो ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की स्ट्रेंथ है ये मुख्तलिफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की स्ट्रेंथ है।
मतलब क्या بنگلہ دیش کے اوورسیز بنگالیز نہیں ہیں, نان ریزیڈنٹ انڈینز نہیں ہیں. سری لنکن کی تو 33% آف دیئر اکانومی جو تھی وہ اوورسیز سری لنکن پر مشتمل تھی. تو یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے جو اوورسیز سے پھر آپ کہتے ہیں ریمیٹنسز آتی ہیں. ریمیٹنسز تبھی آئیں گی نا جب لوگ باہر جا کے سیٹل ہوں گے. اگر یہ سیٹل نہیں ہوں گے تو ریمیٹنسز کیسے آئیں گی؟ تو لہذا میں اس طرح پاکستان میں ایسا تو نہیں ہے کہ آج صبح حکومت پاکستان یا کوئی بھی امپلائر ڈاکٹر یا انجینئر کے لیے اشتہار دے تو اس کو کوئی ڈاکٹر یا انجینئر ملتا نہیں ہے. ایک پوسٹ کا آپ ایڈ دیں تو 1000 لوگ اپلائی کرتے ہیں. مزمل صاحب آپ بات درست کر رہے ہیں, مزمل صاحب آپ بات درست کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح زبردستی لوگ مجبوراً پاکستان کو چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں دوسرے ملک میں. بہرحال یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا پی جے میر یہ بتائیے گا کہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور جو بھی پچھلے دنوں میں معاملات آپ دیکھتے رہے ہیں, جس طرح پاکستان میں ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی, کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہوئی, لیکن آئین کے مطابق 90 دنوں میں الیکشن نہیں کروائے گئے. حالانکہ سپریم کورٹ نے بھی اپنا حکم صادر کیا لیکن پارلیمنٹ نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. تو اب کہا جا رہا ہے کہ اگست میں جو نیشنل اسمبلی ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرے گی, ڈیزالو ہو جائے گی. اس میں سندھ کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوئے گی, بلوچستان کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوئے گی اپنا ٹائم پورا کر کے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے کے بعد وقت پہ جو ہے وہ جنرل الیکشنز پاکستان میں ہو جائیں گے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے, اگر آپ کو یاد ہے کہ جب ان کی حکومت گئی تھی جنرل مشرف کی, تو یہ چھوڑ کے گئے تھے $80 پہ, لیکن بیچ میں پرائس ہائیک آ گئی $150 پہ. آپ کے پاس لیکویڈیٹی موجود تھی, آپ کے پاس پیسے موجود تھے, لیکن آپ کے پاس مینجمنٹ نہیں تھی. آپ کبھی ڈاکٹر سلمان شاہ کو بٹھا کے ان سے ان ڈیٹیل اس پہ بات کریں. ہم ہر چیز کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے, اور مارا کون گیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی. اب کوشچن اٹھتا ہے کہ جب آپ کیئر ٹیکر بھی لگاتے ہیں, یا کوئی کوالیفائڈ لوگ لگاؤ, ان لوگوں کو لگاؤ جو کہ کم از کم ملک بھلے 2 مہینے 3 مہینے کے لیے بھی چلا رہے ہیں, بٹ دے مسٹ ہیو دی ایبلٹی, دی انٹلیکٹ کہ وہ اس کو چلا سکے. ہم وہ نہیں کرتے. ہم پولیٹیکل فیوریٹزم پہ جا کے لوگوں کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں, اور جب انٹرنیشنل کرائسس میں چینج آ جاتی ہے تو آپ کو بھی چینج کرنی پڑتی ہے. تو وہ جو مینجمنٹ ہے آپ کی مائکرو مینجمنٹ, وہ آپ نہیں کر سکتے. تو اب یہ جو آگے آئیں گے الیکشنز ہونے چاہیے. اگر آپ نہیں کروائیں گے, اس میں ایک بڑا کلیئر آپ ایک میسج دے دیں گے کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے, یہ آرمی اس کو رن کر رہی ہے. ہم یہ کیوں تاثر دینا چاہتے ہیں؟ آرمی تو ہے ہی نہیں اس کے پیچھے. سو لیٹ دا پولیٹیکل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کہ کم آن. اب کانسٹیٹیوشنلی ان کے پاس 1 سال پھر بھی پڑا ہوا ہے, اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور یوزلی الیکشنز اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ ہائی پہ ہوتی ہے. اٹلی آپ کے پاس بڑا اچھا ایک ایگزامپل ہے جہاں سنیپ الیکشنز بھی ہوتے ہیں. انگلینڈ میں بھی ہے, سنیپ الیکشنز کروا دیتے ہیں. سو دا کوشچن ہیئر ارائزز, کیا اس وقت میں پیپلز پارٹی کو نہیں کہوں گا, پی ایم ایل این کو کہوں گا, کیا آر دے ان اے پوزیشن, کیونکہ برنٹ تو انہوں نے اٹھانا ہے. جو جتنی بھی آپ کہہ لو اپوزیشن اور جو تنقید آئے گی, برائے تنقید آئے گی, وہ ان پہ آئے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ فرنٹ لائنرز ہیں. پیپلز پارٹی بیک فٹ پہ. ابھی آپ نے پہلے کہا کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں, فارن منسٹر کہیں کر رہا ہے, دنیا کے فارن منسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں. سو اٹ از بیسکلی ہیپ ہیزرڈ ارینجمنٹ, جس کو مجھے نہیں پتا کہ فارن آفس اس کو کیسے ہینڈل کر رہا ہے. کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ فارن منسٹر نے باہر جانا ہے اور ادھر کا فارن منسٹر تم نے انوائٹ کر دیا؟ کیا آپ ڈیٹس کو ٹیلی نہیں کرتے ہو؟ تو یہ ساری جو آئی کال اٹ مس مینجمنٹ. تو جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اس میں ایونچولی جو نسیم جو افیکٹ آتا ہے, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ, وہ عوام پہ آتا ہے. تو جب ہم, آپ کے پروگرام کا نام ہے بڑا اچھا, یہ عوام اور ریاست. عوام اور ریاست یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں لیکن مختلف کتابوں میں. یہ ایک پیج پہ ضرور ہے لیکن مختلف کتابوں میں. ریاست فرنٹ پیج پہ ہے اور عوام بیک پیج پہ ہے. مزمل سروردی صاحب آپ بتائیے کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں نگران گورنمنٹ 90 دن کے لیے آئے گی, یا جس طرح اس وقت غیر قانونی طور پہ براجمان ہے پنجاب میں نگران حکومت, خیبر پختونخوا میں نگران حکومت, اسی طرح کوئی چکر چلا کے جو الیکشن کو مزید ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اور کے پی کے جو الیکشنز تھے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہ کر روکے گئے ہیں.
जब कौमी असेंबली ने उसे कानून साजी के जरिए रोका है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको रन डाउन कर सकी है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कर सकी है? नहीं कर सकी, इसलिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के अंदर रहकर रोके गए हैं। तभी बंदयाल साहब के और हम ख्याल बेंचेस के हाथ बंधे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सके, क्योंकि मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने हैं और सबके इकट्ठे होने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ निगरान हुकूमतें बनती हैं। और ये तो नहीं हो सकता कि पंजाब में निगरान हुकूमत हो और मरकज में सियासी हुकूमत हो और सिंध में सियासी हुकूमत हो और केपी में इलेक्शन हो, तो वो पॉसिबल नहीं था। उससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेमोग्राफी सारी खराब हो जानी थी और वो एक स्टूपिड मूव थी इमरान खान साहब की अपनी अच्छी भली चलती हुकूमतें तोड़ना। मेरे ख्याल में इसके बाद सबको अकल आ गई है कि ऐसा नहीं करना। बहरहाल मैं आपके कौमी असेंबली के इलेक्शंस की तरफ आता हूं। मेरे ख्याल में वो 90 दिन में होंगे। 8 या 10 अगस्त को चंद दिन पहले ये कौमी असेंबली टूट जाएगी और 8 या 10 नवंबर को कौमी असेंबली के इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि अगर इस हुकूमत ने इलेक्शन ना करवाने होते तो ये IMF की डील ना करते और उसको अगस्त के बाद करते जाकर, ताकि पहले फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा लेते, उसके बाद IMF की डील करते। लेकिन इन्होंने डील पहले की है, स्टाफ लेवल मुआहिदा किया है, वो जुलाई में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्शन ऑन द टाइम है, क्योंकि डिले करने का एक ही तरीका था कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते, जो अब नहीं है। आप 9 माह के लिए सेफ हैं, इसलिए नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे, मतलब 16 सितंबर से पहले आएंगे या 16 सितंबर के बाद आएंगे? क्योंकि बहुत एक अहम तैनाती है जिसका नोटिफिकेशन निकल चुका है और वो 16 सितंबर से अपना जो जिम्मेदारी है उसको संभाल लेंगे। तो क्या उस तैनाती का इंतजार हो रहा है कि वो अपनी सीट पे आके बैठ जाए तो उसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान आए? जी, इंसाफ का इंतजार हो रहा है कि इंसाफ जो है वो कैसे मिल सकता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल बेंचेस हैं और मखसूस बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर तनाज़ा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच बनाने के ऊपर पूरा पाकिस्तान जो है वो सरापा एहतजाज है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस उस पर सरापा एहतजाज हैं। वो नोट पर नोट लिखकर चीफ जस्टिस की तवज्जो मबजूल करा रहे हैं कि वन मैन शो नहीं चल सकता। तो ऐसे में कोई आम आदमी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को कैसे कर सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ नहीं हो रहा और यहाँ पर मखसूस बेंच ने यरगमाल बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। तो ऐसे में नवाज शरीफ, जिसको साकिब निसार के दौर में इंसाफ नहीं मिला, जिसके साथ आसिफ सईद खोसा ने ज्यादती की, और ये अब हम नहीं कह रहे हैं, ये हामिद खान कह रहे हैं, ये सलमान अकरम राजा कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो नवाज शरीफ के शदीद मुखालिफ रहे हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ सियासत की है। वो आज नवाज शरीफ की बेगुनाही की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका अदालती सियासी कत्ल हुआ। तो मेरे ख्याल में जब तक सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, वहां पर इंसाफ का बोलबाला नहीं होता। ऐसे में कोई नाइंसाफी के लिए अपनी गर्दन दोबारा कैसे सुप्रीम कोर्ट को दे सकता? अच्छा, मैं पीजे मीर की तरफ जाता हूँ। पीजे मीर से भी मेरा यही सवाल है। ये बताइए, आपने तो नवाज शरीफ के साथ जब एग्जाइल का दौर था, बड़ा वक्त वहाँ पे गुजारा, अभी भी वो खुद सेल्फ एग्जाइल्ड हुए हुए वहाँ पे, तो ये किस तरह की पाकिस्तान में सियासत होती है जिसके फैसले लंदन में बैठ के किए जाते हैं, दुबई में बैठ के किए जाते हैं? अगर अदालत, एक एहतसाब अदालत लाहौर की उनके हक में फैसला दे रही है तो बड़ी वाह हो रही है, बड़ी एहतसाब अदालत और जजों की तारीफें हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर वहाँ पे आप उनको बुरा समझते हैं। और एक वक्त ये भी था कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन करके जो जज हजरात हैं उनको फैसला लिखवाया करते थे। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? एक तो मुझे अफसोस होता है कि लोग अब आके कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। यार 6-7 साल के बाद आप बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बात किया आपने? आपको किसने रोका हुआ? आपका इंसाफ, इंसानी इंसाफ कहाँ था? मोरालिटी किधर थी? जस्टिस किधर था? आप उस वक्त नहीं बोले कि ये हो रहा है और आज आप बोल रहे हैं कि ये हो रहा है। इट्स वेरी सैड, वेरी सैड। ये नहीं होना चाहिए। अब आपने उनको एक पब्लिक एक्विटल तो दे दिया, अब एक लीगल एक्विटल रह गई है। अब लीगल एक्विटल जो है वो उसी वक्त आएंगे पाकिस्तान पे क्वेश्चन कि जब ये इनके जितने भी ये जो लीगल लकूनस हैं और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म नहीं होते। क्योंकि अगर वो अब आते हैं उससे पहले तो इमीडिएटली एज पर द लॉ वो ही विल बी अरेस्टेड एंड ही विल बी पुट बिहाइंड बार। देन वी डोंट नो कि व्हाट द सिचुएशन विल बी। सो बेसिकली इस वक्त जो काम किया जा रहा है, आपने नैब लॉज भी देख लिए, आपने नेशनल असेंबली की तरमीम भी देख ली है, आपने
ہمارے ایمیننٹ لائرز ہیں ان کی بھی باتیں سن لی. یہی کاش پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھی کہہ دیتے, جو کہ ججز خود واقع نسیم حسن شاہ نے میرے ہی شو کے اندر اور افتخار احمد کے شو کے اندر کہا کہ بھائی غلطی ہوگی, یہ ہو گیا. بڑے افسوس کی بات ہے. تو ٹریوسٹی آف جسٹس ہیز آلویز بین دیر. یہ بالکل یہ آپ نے صحیح کہا. یہ آپ ججمنٹس بھی لکھواتے رہیں, ڈکٹیٹس بھی کرتے رہیں, یہ سب کچھ سب کرتے رہیں. ایک بندہ نہیں ہے, سارے کرتے رہیں. اور پھر جب ججمنٹ آپ کے مطابق نہیں آتی ہے, وہ جج خراب ہو جاتا ہے, بینچ خراب ہو جاتا ہے. آپ کے مطابق آ جاتی ہے, سب سے اس سے اچھی ججمنٹ ہے کوئی نہیں ہے. تو یہ جو ہم نے ایک پولیٹیکل اور جوڈیشل ڈویژنز کریٹ کر دی ہیں, چلو آپس میں تو کر دی ہیں, لیکن آپ نے جو ادارے ہیں ان کو آپ نے بہت ڈیمیج کر دیا. پہلے آپ فوج کے پیچھے لگے رہتے تھے 9 سے لے کے 5 بجے تک, آج آپ جوڈیشری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یار کہیں تو چھوڑ دو خدا کے لیے. میں کون ہوں جو لیگل ایکسپرٹ, میں کون ہوں, لیکن میں لیگل تبصرے دے رہا ہوں. ہر جگہ ٹاک شو پہ بیٹھو, ایسے ایسے وہ لیگل آپ کو تبصرے دے دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار جج تو اس کو ہونا چاہیے. ہم تو یہ کر رہے ہیں اس پاکستان کے اندر. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں مسئلہ ہمارا یہی کہ ہمارے یہاں پہ میڈیا ٹرائل زیادہ ہوتا ہے, اور عدالتوں میں جس طرح کیس لمبے لمبے کھینچے جاتے ہیں. اگر پی ٹی آئی تھا تو ظلم و ستم جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہو رہا تھا, اور آج اگر پی ڈی ایم کا دور ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو اس وقت اپوزیشن میں ہے ان کے ساتھ جس طرح ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, لیکن کوئی فیصلہ نہیں آ رہا. تو اصل میں پاکستان میں جب تک رول آف لا اسٹرانگ نہیں ہوگا تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا مزمل سہروردی صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح یہ سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے, نئی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں, ہم نے دیکھا کہ جب ضیاء کا دور تھا پیپلز پارٹی کی توڑ پھوڑ ہوئی, جتنے بڑے بڑے ان کے سٹال وارڈز تھے, جتوئی صاحب تھے, رامے صاحب تھے, پیرزادہ صاحب تھے, تمام چھوڑ کے چلے گئے. لیکن آج بھی پیپلز پارٹی اسی طرح قائم دائم ہے. پھر 1999 میں ہم نے دیکھا جب مشرف صاحب کا مارشل لا آیا تو مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ بقیے کیے گئے, وہاں سے مسلم لیگ کاف نکل آئی, لیکن پھر آج ایک نون لیگ جو ہے وہ حقیقت ہے. تو اس وقت جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو آپ کو پی ٹی آئی کا کیا فیوچر نظر آتا ہے آنے والے الیکشن میں؟ دیکھیں, جو مثالیں آپ نے دی ہیں ان سیاسی جماعتوں کو ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے نکل کر خود کو دوبارہ ری ایمرج کرنے میں 10 سال لگ گئے. بھٹو کا 77 کا مارشل, ضیاء الحق کا مارشل آیا, پیپلز پارٹی 88 میں دوبارہ آئی, 11 سال لگے پیپلز پارٹی کو واپس آنے میں. 99 میں مارشل آیا, 2008 میں جا کر نون لیگ واپس آئی, 2002 میں تو 17 سیٹوں پر تھی. تو اس لیے ان کو بھی تقریباً آپ سمجھیں 9-10 سال لگ گئے واپس آنے میں. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب سیاسی جماعتوں کا ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا ہے پھر ان کی واپسی 9-10 سال سے پہلے نہیں ہوتی ہے. وہ بھی اگر 9-10 سال لیڈرشپ سسٹین کر لے, کھڑی رہے اور اپنا موقف پہ قائم رہے, اور 10 سال کی ایک جدوجہد کا پیریڈ ہے, پاکستان میں سائیکل ہے, اس کے بعد واپسی ہوتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اور 6 مہینے سال بعد اگلے الیکشن میں فوراً واپسی ہو جائے. تو اس لیے اگر آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ری ایمرجنس کے واقعات یاد ہیں تو آپ بیچ کے ٹائم سپین کو مت بھول جایا کریں. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ری ایمرجنس بے نظیر نے کی, کیونکہ بھٹو صاحب کو تو پھانسی ہو گئی, وہ بہت ینگ تھیں اس وقت, جیل بھی کاٹ سکتی تھیں, جلاوطنی بھی کاٹی انہوں نے, اور ایک 10 سال کی جدوجہد کے بعد وہ لے کر آئیں. نواز شریف بھی 99 میں کوئی اتنے بوڑھے نہیں تھے کہ وہ 2008 میں واپس آئے, 13 میں پرائم منسٹر بنے, تو ان کے پاس بھی لائف میں ایک ٹائم اور ایک انرجی موجود تھی. اٹک کا قلعہ انہوں نے کاٹا, سارا کچھ کیا. اب پی ٹی آئی کی جس لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان دونوں ٹائم سپینز کے مقابلے میں اس وقت کو 72 سے اوپر ہے ایج میں, اور اگر 10 سال کا سپین میں دیکھوں تو وہ کوئی 84-85 سال کی, 83 سال کی بنے گی 10 سال کے سپین کے بعد. اور پھر 10 سال کی جو یہ ہے اس کے بعد کون جیتا ہے تیری زلف کے سہر ہونے والی بات ہے. کون جیتا ہے تیرے زلف کے سہر ہونے تک. یہاں پہ مزمل صاحب میرا ایک سوال لے لیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن آپ نے جو دونوں مثالیں دی ہیں اس میں تو ضیاء صاحب کا ماشاء اللہ تھا 10-11 سال کا, پھر مشرف صاحب کا بھی ماشاء اللہ ہی دور تھا. یہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ماشاء اللہ ہی لگا ہوا ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ جس طرح آپ نے ان کی کمپیئر کیا ان کے ساتھ, مجھے تو یہی لگا کہ جیسے شاید یہ بھی ماشاء اللہ کا دور ہی کوئی چل رہا ہے جس میں ابھی 8-10 سال انتظار کرنا پڑے گا. دوسری جس طرح آپ نے پی ٹی آئی چیئرمین کی عمر کی بات کی, تو کہتے ہیں نا کہ دل جوان ہونا چاہیے, اور جتنا انسان جو فٹنس اس کی نظر آتی ہے
उतना ही वो जवान होता है। बहरहाल मैं पीजे की तरफ जाता हूँ। पीजे मेरी ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने मुजम्मिल नहीं, मैंने तो जवाब देना है इस बात का। सवाल आपने मेरे से किया, जा पीजे की तरफ रहिए। चले आप जवाब दे दें, कोई बात नहीं, पीजे सबर कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना। देखें, भुट्टो की लड़ाई भी फौज के साथ थी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, आर्मी चीफ के साथ थी। नवाज शरीफ ने भी आर्मी चीफ का जहाज हाईजैक किया था और उनकी लड़ाई उस तरह थी। सजा नहीं मिली उस इमरान बात की। खान ने भी 9 मई को फौज पे हमला किया है। वो सियासी हमले थे, ये जरा अस्करी नौयत का हमला है। सूरत हाल कोई फर्क नहीं है, तो लिहाजा 10 साल दिन में रखकर ही बात करें। आप कोई ज्यादा गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। चले ठीक है, पीजे से पूछते हैं। पीजे, आपने जिस तरह मुजम्मिल ने मिसालें दी वो तो एक मार्शल्लाई दौर थे। अभी तो कहते तो यही है कि एक पॉलिटिकल अदवार चल रहा है, जो उस वक्त बहुत बड़ी जमातें जो हैं वो अपोजिशन में होती थी। आपने देखा कि MRD बनी थी, उसके बाद जब नवाबजादा नसरुल्लाह ने एक जमात बनाई, उस वक्त तमाम जो अपोजिशन थी वो इकट्ठी होती थी। लेकिन इस वक्त तमाम जमातें जो है वो हुकूमत में मौजूद हैं और सिर्फ एक अपोजिशन जो है वो बाहर बैठी हुई। तो आप किस तरह तहरीके इंसाफ का फ्यूचर देखते हैं? मेरी नजर में तहरीके इंसाफ का बिल्कुल एक वोट बैंक है। वो सहम गया, चुप हो गया, लेकिन देयर इज नो क्वेश्चन। मैं तो खुद जाके आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड आउट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं पूछता हूं लोगों से, वो तो यही कहते हैं कि जी हम इसको वोट देंगे। अब द क्वेश्चन इज कि ये हमने देखना है कि जब आपका इलेक्शंस होंगे तब ये कन्वर्जन कितनी होती है और कितनी मिकदार में होती है। अभी कल जो जुलूस एक निकला है, कल जो निकला है PTI का बड़ा तगड़ा जुलूस निकला है, वो प्रेजेंस नजर आई दोबारा जो हमने 9 मई से पहले देखी थी। प्रेजेंस है। देखिए ना, आपको रियलिटी कुछ भी हो, रियलिटी पता चल जाती है, आप उसको छुपा नहीं सकते। भले आप उसको एक एंगल से देखें, 2 एंगल से देखें, और उसको आप जितने मर्जी आप सूरज चांद लगा दें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उसको आप नहीं इधर उधर कर सकते। अब द क्वेश्चन उठता है कि यहाँ हमने ट्रिविया के ऊपर अब डिस्कशंस करने, ट्रिविया के ऊपर। ये फॉर एग्जांपल ये जो आपका तोशाखाना का है, पूरी दुनिया के अंदर एक लॉ है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में 50 पाउंड से ऊपर आप नहीं कोई चीज ले सकते, तो 50 पाउंड के नीचे यू कैन, और उसे उसके बाद नहीं आप कर सकते। क्वेश्चन इज, यहाँ भी होता रहा, यहाँ तो बड़ी बड़ी चीजें होती रही हैं, लेकिन आपने पकड़ना था। भाई जब आपने ले लिया है, यू कैन सेल इट, बर्न इट, थ्रो इट, डू व्हाट यू लाइक। आपने इसको एक नेशनल स्कैंडल कर दिया, आपने अपने आप को एम्बैरस कर दिया इन फ्रंट ऑफ द फॉरेनर्स कि ये देखो ये पाकिस्तान का हाल है, ये आपकी लीडरशिप करती है, ये आपका मुल्क ये करता है। द क्वेश्चन इज, हमने कही डर्टी लिनन तो हम खुद खोलते हैं। ये इन हाउस इंक्वायरी आप करा सकते थे, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी बैठा सकते थे, अगर करनी थी आपने तो फिर पुरानी भी खोल ले। वो किताबें इतनी मोटी है वो तो शखाने की। जी पीजे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया। मैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब के पास जाऊंगा। मुजम्मिल साहब, क्या वजह है कि PTI के चेयरमैन के खिलाफ तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, मतलब बहुत किस्म के बयानिए बनाने की कोशिश की गई PDM की तरफ से, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग उनको आज भी उसी तरह प्यार करते हैं। अभी जिस तरह पीजे ने कहा कि कुछ अरसे के बाद निकली है कौम बाहर, मतलब दिल में अभी भी उनके जो है उनकी मोहब्बत है, और अगर कोई इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवाए जाते हैं तो बड़ा टफ टाइम देंगे PDM को। बलूचिस्तान के बलदियाती इंतखाबात में एक भी सीट नहीं है उनकी। कराची में जो बलदियाती इंतखाबात हुए उनकी पार्टी वाइप आउट हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में उनकी पूरी पार्टी ख़त्म हो गई है, सब उनको छोड़ गए हैं, वो अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कराने की पोजीशन में नहीं है। तो मुझे तो नज़र नहीं आता कि आपको कहाँ उनकी पॉपुलैरिटी नज़र आती है और कहाँ पर कोई 10, 20, 50 हज़ार लोग आपने उनकी पार्टी के लिए एक एवरेज जुलूस जो हर सियासी जमात निकाल सकती है वो उनकी जमात भी निकाल लेती है। इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो मुझे कोई बात नज़र नहीं आती है। ये जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन समझ आ जाएगी किसकी कहाँ पॉपुलैरिटी है। अभी तो वो अकेले ही पिछले 1 साल से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे थे और सड़कों पर थे, बाकी जमातें तो उनके मुकाबले पे सड़कों पर नहीं थी। जब बिगल बजेगा, जब सब सड़कों पे आएंगे तो पता लग जाएगा सड़कों पे राज भी किसका है। अभी तो उन बाकी इक़्तिदार में बैठे थे, उन्हें जरूरत नहीं थी सड़कों पे आने की,
तो बेवजह तो सियासत में कुछ नहीं किया जाता। इमरान खान को लॉन्ग मार्च की जरूरत थी, इमरान खान को वो लंबे मार्चेस और जुलूसों की जरूरत थी, बाकियों को नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जिस दिन इलेक्शन का बिगल बचेगा तो पता लग जाएगा कौन किस जमात में है। जिस जमात को लोग सबसे ज्यादा छोड़ रहे हैं, ये जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते हैं ना, इनका लोगों की नब्ज पे हाथ होता है। अगर नीचे वोट बैंक मौजूद हो, ये कभी पार्टी को नहीं छोड़ते हैं। इनको पता होता है इक़्तिदार ने किधर आना है, किधर जाना है। तो मुझे नहीं लगता बड़ी इंटरेस्टिंग बात की वो कोई मुजम्मिल, हकीकत आपने है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैं आपको एक सवाल छोड़ देता हूँ। ये बताइए कि वो अदालतों में कहा जा रहा है कि आप अपनी जमानतें लेके अदालतों में ना आए, आप ऐसे करें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आपको शायद कोई छूट मिल जाएगी। और इसी तरह आप देखें कि जब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात होती है, आपने भी बात की कि पार्लियामेंट ने आइन बनाया और उन्होंने कहा कि ये निगरान हुकूमतें जो मौजूद है, ये इलेक्शन अभी नहीं हो सकते। लेकिन जब गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली की बात आती है तो वहाँ पे उसके दरवाजे बंद करवा दिए जाते हैं। वहाँ पे जो एक लेजिटिमेट इलेक्शन होना था वजीर आला का, उसको नहीं होने दिया जाता। तो क्या ये अलग अलग रूल है पार्लियामेंट्स के बारे में? नहीं, वहां की चीफ कोर्ट ने वो इलेक्शन रोका है, पुलिस ने तो नहीं रोका। वो वहां के स्पीकर साहब आउट ऑफ द वे कराना चाह रहे थे फौरी तौर पे, लेकिन वहां की चीफ कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया है, जो वहां की सुप्रीम कोर्ट है। और उस सुप्रीम कोर्ट में फिर उन्हीं स्पीकर साहब ने जाकर एक नया शेड्यूल जमा कराया है कि जी जो गिलगित के आइन में लिखा है कि 3 दिन का वक्त दिया जाएगा, 1 दिन का वक्त दिया जाएगा, उसके मुताबिक जो शेड्यूल जमा कराया गया उसके तहत 13 जुलाई को वहां चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है। तो मेरे ख्याल में वहां जो गिलगित बल्तिस्तान में आइन मौजूद है उसके मुताबिक ही वहां इलेक्शन होना था। कुछ जमान पार्क के आइन के मुताबिक तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकता था। जी बिल्कुल, ना बनी गाला के आइन के मुताबिक वहां पे इलेक्शन हो सकता था। मेरे पास वक्त की कमी है। पीजे मीर, आपका बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल सरोवर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने देखा जिस तरह पार्टिसिपेंट्स ने बात की और अभी आखिर में भी मुजम्मिल सरोवर्दी बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि जब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था तो पुलिस ने वहां पे दरवाजे बंद करवाए थे, मेंबर्स को अंदर नहीं जाने दिया गया। और उसी दिन आईजी गिलगित बल्तिस्तान को भी वफाकी हुकूमत ने तब्दील किया। तो ये सब बातें देखने में सामने आ रही हैं। आवाम जो है वो पिस रही है, महंगाई में आटे के लिए लाइनों में खड़ी है, चीनी फिर महंगी हो गई है, पेट्रोल फिर महंगा हो गया, आवाम का जीना हराम हुआ है। लेकिन लगता है कि हुकूमत जो है वो चैन की बांसुरी बजा रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।